देखो दोस्त, हमने आपको लास्ट क्लास में ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया था और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको पहले लेक्चर में बेसिक्स बता चुके हैं और ये सेकंड लेक्चर है, अच्छे से नोट करना। ये आपको हमने बताया वो ये क्लास 11th का काफी डिफिकल्ट पोर्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी होती है। अगर आपको लगेगा भाई कि आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे होगे या आपने जीओसी पढ़ा होगा, इजी होता है वो, नॉमेनक्लेचर देखा होगा। ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है, ट्रिकी पोर्शन होता है। अब क्या है इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक ही प्रैक्टिकल मेथड होता है ऑप्टिकल आइसोमर को जज करने का। द ओनली प्रैक्टिकल मेथड टू आइडेंटिफाई ऑप्टिकल आइसोमर वो होता है प्लेन पोलराइज लाइट से पास कर दो। अगर प्लेन पोलराइज लाइट से आप लोगों ने पास किया है, और प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है वो भी बताया था आपको, पोलराइजर से पास करते हैं नॉर्मल व्हाइट लाइट को, तो उसके ऑसिलेशंस, उनके पार्टिकल्स के ऑसिलेशन एक डायरेक्शन में होने लगते हैं, मतलब दिखते हैं हमें, बाकी डायरेक्शन के ऑसिलेशन नहीं दिखते हैं, तो उसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्त, उसको निकॉल प्रिज्म से मतलब पास करने के बाद ही प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पोलरिमीटर ट्यूब से पास करते हैं। पोलरिमीटर ट्यूब जिसकी लेंथ एल होती है, कंसंट्रेशन सी होता है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो पोलरिमीटर से पास करने के बाद अगर प्लेन पोलराइज लाइट डेक्स्ट्रो रोटेट हो जाती है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है, आपके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, देखो क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हो गई किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से, तो हम लोग बोलते हैं वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है और वो पर्टिकुलर सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और डेक्स्ट्रो का मतलब है क्लॉकवाइज, उसको प्लस डी भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं, या सिर्फ प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। एक एग्जांपल बताया था ग्लूकोज का, जिसमें यस सर। 52.7 डिग्री का प्लस में, जैसे ग्लूकोज अगर आप पोलरिमीटर ट्यूब में डाल दोगे, लास्ट क्लास में बता चुके हैं, जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। अगर ग्लूकोज आपने पोलरिमीटर ट्यूब में डाला तो क्या करेगा वो, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज में 52.7 डिग्री का रोटेशन कर देगा, इसलिए बोलते हैं प्लस 52.7 डिग्री। इसलिए ग्लूकोज का एक नाम और होता है डेक्स्ट्रोज, क्योंकि वो प्लस में रोटेशन करता है। तो ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड आपने पोलरिमीटर ट्यूब से पास किया, पोलरिमीटर ट्यूब में डाल दिया, अब पोलरिमीटर ट्यूब में डालने के बाद आपने क्या किया, उसमें प्लेन पोलराइज लाइट पास की और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन का। अगर प्लेन पोलराइज लाइट जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे, अब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगे, मतलब पहले इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहे थे, अब इस प्लेन में ऑसिलेट करने लगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया। तो हम लोग बोलेंगे वो पर्टिकुलर कंपाउंड या वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वो लेवोरोटेटरी है, या उसको माइनस साइन से लिखते हैं या एल से लिखते हैं। फिर आता बिल्कुल। है कि भैया ठीक है, ओनली प्रैक्टिकल मेथड है, अब हम कैसे पहचानेंगे? ऐसे फिर केमिस्ट ने क्या किया होगा, सोचो खुद ही, कि अगर केमिस्ट आप रहे हो, आपके पास सिर्फ प्रैक्टिकल मेथड है कि आप पोलरिमीटर ट्यूब का सेटअप बनाओ, प्लेन पोलराइज लाइट पास करो, उसके अंदर कंपाउंड रखो। ऐसे तो हो गया भैया, तुम दुनिया भर के हर कंपाउंड, हम आपको कंपाउंड देंगे, मॉलिक्यूल देंगे, सपोज करो सब्सटेंस कोई दे देंगे, और आप बोलोगे हमको पोलरिमीटर ट्यूब भी ला के दो, तो हम देख के तब बताएंगे उसमें पास करके। ऐसा नहीं होता ना, हर बार प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता सब कुछ। इसी के लिए तो थ्योरी बनाई जाती है, सारे बुक्स में इसी के लिए थ्योरीज बताते हैं लोग। तो इन सारी थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए फिर लोगों ने देखा, अच्छा कुछ मॉलिक्यूल देख के अगर हम बता सकते हो कोई ऐसी चीज, तो हमने आपको बताया था कोई मॉलिक्यूल अगर होता है, अगर उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, थेरेटिकल मेथड, मतलब आपको प्रैक्टिकल मेथड तो पता लग गया कि प्लेन पोलराइज लाइट उसमें से पास कर दो, अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो उसके बेसिस पे हम बोल देंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन दोस्त फिर प्रॉब्लम आती है कि थेरेटिकली कोई मेथड बताओ, क्योंकि हम प्रैक्टिकली हमेशा थोड़ी कर पाएंगे, ऐसे तो फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो लोगों ने देखा, ऐसा देखा, हमारी बात सुनो, कि जो जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहे थे, केमिस्ट ने, साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहे थे, उनमें मेनली तीन चीजें दिख रही थी, और उन तीनों में दो चीजें बहुत कॉमन थी। थेरेटिकली आपको बता रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूल हम 2 डायमेंशन में लिख के दे रहे हैं, तो वो पहली चीज क्या होती है, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्ट्रक्चर वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा, क्योंकि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को पास नहीं करता। दूसरी चीज होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री, अभी एक एक करके बताएंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में होती है, तभी बोलते हैं वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और तीसरी चीज होती है ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये होती है, तब भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है।
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से बताते आ रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बता देंगे। एक और टाइप की सिमेट्री होती है जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है इस चैप्टर से उसके होने ना होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इन सारी सिमेट्रीज को भी बताएंगे। हमने आपको कल प्रैक्टिकल मेथड बताया था, आज हम ये बता रहे हैं एक चीज होती है पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होती है सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक होती है एएओएस, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बता रहे हैं, अभी रुक जाइएगा। ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब थ्योरेटिकल मेथड आपको बता रहे हैं, और इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस अगर कहीं पे लिखा हो। और एक चीज होती है ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डिफिकल्ट ये लास्ट वाली होती है। कोई बोले सर हमने एक और सिमेट्री सुनी हुई है एओएस, जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एओएस अगर किसी ने सुना है, जिसका नाम एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, बिल्कुल ये सिमेट्री होती है, बिल्कुल ये सिमेट्री होती है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, और जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होते उनमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो ये सिमेट्रीज, तो केमिस्ट ने ये देखा कि ओनली प्रैक्टिकल मेथड टू आइडेंटिफाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कि उसको पास कर दो पोलरिमीटर ट्यूब से। थ्योरेटिकल मेथड जब देखे लोगों ने, तो लोगों को बताना पड़ा, जैसे हमें आपको ही बताना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे कि मॉलिक्यूल आप देख लेना, अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप 95% या 99% जो क्वेश्चंस देखोगे आपके सिलेबस में, जितने भी क्वेश्चंस हैं, लोग इसको वैसे बताते नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, बस इन्हीं दोनों से ही हो जाते हैं। तीसरी वाली भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर हम आपको क्वेश्चन देंगे और डिफिकल्ट बनाना चाहेंगे, आईआईटी वाले देना चाहेंगे, तो तीसरा वाले भी दे सकते हैं। वो काफी डिफिकल्ट होता है विजुअलाइज करना, हम एक एक करके विजुअलाइज कराएंगे। फिर हमने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था, एक एक करके बताते हैं, अभी आपको कुछ कुछ आइडिया होगा, कुछ बता देंगे। फिर हमने बताया था ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ कहाँ देखी जाती है, किन टाइप के कंपाउंड में, सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग, मल्टीपल कायरल कार्बन कंटेनिंग, डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल, 3 डिग्री अमीन, ट्राई अल्काइल सल्फॉक्साइड, डाइअल्काइल सल्फॉक्साइड। ऐसे लिखवाए 10-15 हेडिंग, कितने लिखवाए भैया? सर 11 सर 11, सॉरी 11 हेडिंग्स लिखवाए हमने। अब चलिए नंबर 1 शुरू करिए, लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, वही 11 हेडिंग्स हमने आपको जो बताया उनमें शुरू करते हैं। नंबर 1 लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ये सब पढ़ाएंगे सिमेट्रीज अभी थोड़ी देर बाद, हल्का हल्का आपको तो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी बताएंगे, एक आध दो रह गया। लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। सिंगल कायरल कार्बन, चिराल कार्बन हमने बोला है, नहीं बोलना है इसको, सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। अब देखो दोस्त, अब आपको प्रॉब्लम यह आ रही होगी कि सर कायरल मॉलिक्यूल हमने सुना था, कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये कायरल कार्बन क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये आपको हम बता दें ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इसमें एक चीज लिखो, कायरल कार्बन, डेफिनेशन ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है ये लिखिए, डेफिनेशन ऑफ कायरल कार्बन। सर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे कार्बन। लिखिए, बहुत प्यारा दोस्त, लिखो इफ ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय, लिखो इफ ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन, if all 4 valencies of carbon are satisfied by 4 different groups or elements, if all 4 valencies of carbon, if all 4 कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, if all 4 valencies of carbon are satisfied by different groups or elements, if all 4 valencies of carbon are satisfied by different groups or elements, the carbon is said to be chiral carbon, the carbon is said to be chiral carbon। जैसे जैसे हमने सपोज करिए यहां पे ऐसे बना दिया, ठीक,
यहाँ पे लगा दिया कोई ग्रुप ए, इधर पे लगा दिया कोई ग्रुप बी, या ग्रुप या एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे तो सपोज करो यहाँ पे लगा दिया कोई डी, सी नहीं लिखेंगे, सी नहीं तो कार्बन से कंफ्यूज हो जाओगे। और इधर पे कोई वेज लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया हमने ई, तो ये कार्बन कायरल कार्बन कहोगे भैया, है दोस्त? Yes, sir. Yes. दिस कार्बन इज सेट, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से या एलिमेंट से सेटिस्फाई हो रही है, ए डी ई डिफरेंट ग्रुप से एलिमेंट से। एक और पॉइंट लिखो, ये कायरल कार्बन है उनके ऊपर एस्ट्रिक मार्क बना देते हैं, एस्ट्रिक जैसे स्टार होता है ऐसे एस्ट्रिक मार्क बना देते हैं। अगर कायरल कार्बन है तो उसके ऊपर ऐसे एस्ट्रिक बनाया जाएगा, ये वाला ऐसे, ये इंडिकेट करने का तरीका होता है। इतना कॉपी कर लिए दोस्त? Yes, sir. Chiral carbons are represented by asterisk mark, asterisk, ये asterisk जो हमने बनाया, स्टार बना लो, asterisk बना लो, जो मन करे ऊपर, ये होता है। अब रिजल्ट क्या होता है इसमें? तो लोगों ने ये देखा, एक्चुअली वही हम बता रहे हैं ना आपको, ऑप्टिकल एक्टिविटी पहले प्रैक्टिकली देखी गई होगी, फिर थ्योरेटिकली बताने के लिए जितने भी केमिस्ट या साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि भाई जितने मॉलिक्यूल जिनमें सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, आप बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो और उस बहुत बड़े से स्ट्रक्चर में एक जगह कोई कार्बन ऐसा दिख जाए जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से एलिमेंट से सेटिस्फाई हो रही हो या हो रही होती थी, तो वो लोग देखते थे ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता था। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करता था किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से। तो रिजल्ट ये बना दिया गया कि पूरे केमिस्ट्री में अगर कोई भी ऐसा कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो रिजल्ट लिखना शुरू करिए, लिखिए एनी सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, एनी सिंगल जरूर लिखना, ये एनी सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। एनी सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। Any single chiral carbon containing molecule is said to be optically active. Any single chiral carbon containing molecule is said to be optically active. फिर next line में लिखना शुरू करो दोस्त। next line में two optically active isomers are observed, लिखिए two optically active isomers are observed around single chiral carbon containing, two optically active isomers are observed, two optically active isomers are observed around single chiral carbon containing molecule. Two optically active isomers are observed around single chiral carbon containing molecule. Two optically active isomers are observed around single chiral carbon containing molecule. हो गया भैया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, कोई बोले अच्छा सर इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल में अगर ऐसा कार्बन दिख गया जिसकी ऑल फोर वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप्स और एलिमेंट्स, तो उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलोगे, सिंगल होना चाहिए। इसका मतलब उसके दो ऑप्टिकली एक्टिव, उसके मतलब उस मॉलिक्यूल के दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे, बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। और सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। कोई बोले अच्छा सर दो से ज्यादा क्यों नहीं आ सकते, तीन क्यों नहीं आ सकते, और सिंगल ही क्यों नहीं आ सकता? आपको ये लगेगा थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल है तो उसके आपने बोले दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं, तो दो ही क्यों आते हैं, अलग क्यों नहीं आते, उससे ज्यादा क्यों नहीं आते, कम क्यों नहीं आते? तो वो आपको फिशर प्रोजेक्शन से देखना पड़ेगा। जरा सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं, आप उनके फिशर प्रोजेक्शंस बनाओ सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग। जैसे हम ये पूछेंगे, रुक जाइएगा अभी, लिखिएगा नहीं। ऐसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर H यहाँ लगा है, D यहाँ लगा है, और यहाँ पे सपोज करो जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बॉन्ड जा रहा है उसको हम कुछ और लिख देते हैं, उसको सपोज करिए लिख देते हैं, अरे यार चौक नहीं मिल रही, ये जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है आपका ये, इसको हम लिख देते हैं OH, OH ही लिख दो, और यहाँ पे लगा दो जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर बॉन्ड है इसको फ्लोरीन। कोई बोले सर थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को देखने का नजरिया होता है, हम ऐसे देख रहे हैं कि हमें H और D एक प्लेन में दिख रहे हैं। कोई बोले सर हम ऐसे देखेंगे, H D को प्लेन में नहीं मानेंगे, हम ऐसे देख रहे हैं मॉलिक्यूल को कि H और OH एक प्लेन में दिख रहे हैं और ड्यूटेरियम हमको ऐसे दिख रहा है।
भाई दिखने का तरीका होता है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, या फिशर पढ़ा रहे थे। फ्लोरीन यहाँ पे दिख रहा है, कोई बोले नहीं सर हम ऐसे भी नहीं मानेंगे, हमें तो दिख तो रहा है ये H और OH एक प्लेन में, लेकिन हमें फ्लोरीन प्लेन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है, हम ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। टेट्राहेड्रन आपको बताया था ना, डिपेंडिंग अपॉन आप किस जगह पे बैठे हो, कहाँ पे आपकी आईज प्लेस्ड है, आप लोग कायरल कार्बन जो भी है फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हो ना ऐसे। फिशर आपको हम पढ़ा चुके हैं भैया, Yes. नहीं बताए? यस सर। कोई बोले H और फ्लोरीन हम ऐसे लिख देंगे, और H और फ्लोरीन लिखने के बाद आपको लगता है कि नहीं सर हम इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तुम में से कोई ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है कि इसका हमें यहाँ पे OH दिख रहा है और इधर पे D दिख रहा है। कोई बोले अरे सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, उसको हम देख रहे हैं अपने अपने नजरिए से, आप पूरी क्लास में जितने भी लोग हो। ऐसे और भी बनाए जा सकते हैं, सबके देखने के तरीके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है भाई। H और D जरूरी थोड़ी एक प्लेन में रहे, कोई बोले हम OH और दूसरे चीज को एक प्लेन में कर लेंगे, अभी बना रहे हैं। तो हम पूछेंगे जरा इनके फिशर प्रोजेक्शंस बनाओ, इनके फिशर, तो फिशर कैसे बनाते थे? ट्रिक हम बताए थे ना आपको। सर वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा सर, जो वेज बहुत वाला प्यारा। होगा सर वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। सर चलो। लीस्ट प्रायोरिटी को वर्टिकल लाइन पे रखना 109.5 है। डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो हमें एक काम करो, इन सबके फिशर बना के RS कॉन्फ़िगरेशन बता दो। फिशर बना के इनके RS बता दो, तो हम आपको बताएंगे ये एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के सारे फिशर प्रोजेक्शंस हैं, आपको कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उनके फिशर प्रोजेक्शंस हम बना दे रहे हैं, वो एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के। हम यहाँ पे HOH करके और इधर पे D और OH कर सकते, D और H कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आप अगर ये बना लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ पे जो हो रहा है, एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ये 6 फिशर प्रोजेक्शन हमने बना दिए, और भी बना सकते हो, जगह नहीं हमारे पास इसलिए हम नहीं बना रहे। और इन सारे के सारे 6 फिशर प्रोजेक्शन में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिर्फ 2 ही कॉन्फ़िगरेशन तो आते थे, R और S। इसका मतलब एक टेट्राहेड्रन या एक जो कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है उसको 2 डिफरेंट तरीके ही होते हैं ऑब्जर्व करने के, और उन्हीं 2 डिफरेंट तरीकों को फिशर ने फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में बताने की कोशिश की थी। इसका आपने फिशर क्या बनाया? मान लो आपने ट्रिक लगाई हमारी वाली है, जैसा भी आपने क्या बनाया होगा? सर लेफ्ट हैंड साइड पे OH है सर, राइट साइड पे F सर, टॉप पे H और सर बॉटम पे D। बहुत प्यारा दोस्त, ये क्या बता रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे OH है, राइट हैंड साइड पे F है, और यहाँ पे H है और H। यहाँ पे D है। बहुत प्यारा दोस्त। RS भी बता दो सर S है और सर। इधर पे कहाँ पे? सर ऊपर वाला सर, पहला वाला S होगा। अच्छा S है, अरे और लोग बताओ भैया, ये अकेले ही बताया जा रहा है? लेफ्ट पे D, राइट पे अच्छा, ऊपर और यहाँ H, पे, और H, इधर नीचे OH। OH। इधर जल्दी बोलो, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर टॉप फिर बॉटम, ऐसे बताया करो। लेफ्ट F, तुम एलिमेंट्स बताओ, लेफ्ट राइट ना बताओ, बस ऐसे बोलो वन ऐसे ही। सर फिर H ऊपर H, H और OH, OH, फिर यहाँ पे OH, OH D D, F F H और H। H। बहुत प्यारा दोस्त। अच्छा, वॉइस तुम लोग की इको कर रही है क्या ज्यादा तुम्हें लोग को? नो सर अच्छा नो ठीक है, ठीक है। D, चलो दोस्त ये वाला बताओ, इसमें D D, और यहाँ पे H, H, यहाँ पे F, यहाँ पे OH। OH, देखो OH। फिशर और भी लोग इस तरीके बनाते हैं, मतलब कुछ लोगों का फिशर ऐसे आ सकता है, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो सेम आएगा, और वही इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, ऑड नंबर ऑफ डी, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अब मेरे भाई एक बात बताओ, क्या आएगा इसमें? पहला वाला क्या कॉन्फ़िगरेशन है? R की S, एंटी क्लॉकवाइज। लोग बता रहे हैं सर ये S कॉन्फ़िगरेशन है, कोई डाउट हो बता देना दोस्त इसमें। दूसरा वाला बताओ। लो यार नहीं बता रहा। R। अरे वो S था कि R था? ऊपर वाला ऊपर वाला आर ऊपर R था। लो यार, तुम लोग इतनी गलती करते हो, अगर हम जबरदस्ती ना पूछें तो तुम लोग कुछ भी बताते हो। ऊपर वाला R है, गलती ये कर रहे हो तुम लोग कि तुमने फ्लोरीन को प्रायोरिटी 1 नहीं दी। फ्लोरीन 1 होगा
OH2 होगा, तो ये 3 OH2 होगा, तो 1 से 2 जाओगे, 2 से 3 जाओगे, तो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? फिर एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे ही होगा, फिर गलत हो गया हमारा भी, ये एस होगा क्योंकि हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में आओगे, फ्लोरीन 1, OH हो गया 2, ये हो गया 3, हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे है तो 1 2 3, फिर आए क्लॉकवाइज, ये क्या आएगा? तो आर आएगा। आर आएगा, आ रहा है आर आएगा, बहुत बढ़िया दोस्त। नेक्स्ट वाला ये आर है, नेक्स्ट वाला क्या आएगा दोस्त? बताते ही नहीं होगा तुम लोग। S सर नहीं तो एस आएगा सर, एस। S आएगा। ऐसा आएगा 90 डिग्री एस टर्न आएगा, पे ऐसे बता वर्टिकल रहे लाइन। हैं। फ्लोरीन है, OH है, एंटी क्लॉकवाइज, ये आएगा एस। और बताओ सर आर आएगा सर अगला। अगला वाला तुम लोग, तुमसे अच्छा तो हमको लग रहा है हमें सर, बता दे S। यार, तुम लोग बताते सर नहीं ऐसा आएगा, ऐसा आएगा सर। 1 2 S 3 आएगा। करोगे, एंटी क्लॉकवाइज एस है, एस है लास्ट वाला, ये इस पेज पे बॉटम वाला, यहाँ पे आ जाओ। हाँ फ्लोरीन ऐसा 1 है, आएगा। ये 2 है, ऐसा ये आएगा। डी है, ऐसा आएगा। तो ऐसा 1 से आएगा। 2 ऐसा आओगे आएगा सर, एच एच। एस आएगा, ध्यान रखना क्योंकि H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ये इसलिए एस आएगा। और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा फिशर में? आर आएगा ऐसे सर, करोगे, आर आएगा सर। ये आएगा आर, बहुत बढ़िया। ये देखो 6 कॉन्फ़िगरेशंस है, एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली में जो प्रैक्टिकली 2 ऑप्टिकल आइसोमर ऑब्जर्व किए जाते थे, थ्योरेटिकली उन्हीं को बताने के लिए फिशर ने ये तरीका बताया था। फिशर ने ये बोला किसी भी टेट्राहेड्रन को अगर आप देखते हो तो उसके 2 डिफरेंट टाइप के स्केलेटन ही बनाए जा सकते हैं। फिशर ने ये बोला था किसी भी टेट्राहेड्रन को देखते हो तो टेट्राहेड्रन मतलब वो सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल तो हो गया। तो उन्होंने बोला किसी भी सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल को देखोगे तो उसके सिर्फ 2 डिफरेंट स्केलेटन ही बनाए जा सकते हैं। और प्रैक्टिकली भी यही ऑब्जर्व किया गया था कि सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं। तो फिशर ने यह नहीं बताया, अच्छा फिशर ने कहीं यह नहीं बोला है कि आर का मतलब डेक्स्ट्रो होता है और एस का मतलब लेवो होता है। देखो आर का मतलब ऑल्दो हमने आपको बताया था रेक्टस, और रेक्टस का मतलब आपको बताया था हमने क्लॉकवाइज, है ना, सिनोनिम होता है ये क्लॉकवाइज का। Yes लेकिन Yes, sir. इसका मतलब कभी भी डेक्स्ट्रो नहीं होता, इज नॉट इक्विवेलेंट टू डेक्स्ट्रो। और वैसे ही एस का मतलब जो होता है हमने बताया था सिनिस्टर होता है, वो सिनिस्टर एंटी होता है। क्लॉकवाइज की बात की थी, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एस का मतलब अगेन ये लेवो नहीं होता है, समझ रहे हो भैया? Yes sir. यस तो सर। ये लेवो नहीं होता है या डेक्स्ट्रो नहीं होता है, तो बोलोगे अच्छा ये क्या है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन जस्ट एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जस्ट टू टेल यू कि एक सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के 2 डिफरेंट स्केलेटन ही पॉसिबल हैं, और प्रैक्टिकली उन दोनों डिफरेंट स्केलेटन्स को डेक्स्ट्रो और लेवो बोलते हैं। आर का मतलब डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, आर का मतलब लेवो भी हो सकता है। इसका मतलब है अगर आपने यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो हो सकता है ये वाला पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो आर और एस अप्रोच जो होती है जस्ट एक थ्योरेटिकल मेथड है जस्ट टू आइडेंटिफाई कि सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के 2 डिफरेंट स्केलेटन्स होते हैं, वही पॉसिबल है। कोई बोले, अब हम अगर कोई बोले इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू प्रिपेयर अनदर स्केलेटन, तो भैया इन्हीं दोनों में से रिपीट करेगा वो। कुछ समझ में आ रहा है भैया? प्रूफ आपको मिल गया कि सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अराउंड 2 ही ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर क्यों होते हैं? यस Yes. सर। Yes sir. वो 2 ही इसलिए होते हैं क्योंकि फिशर ने वो पहले ही, हम आपको इसलिए फिशर प्रोजेक्शन लास्ट क्लास में 1 आवर में यही सिर्फ फिशर बताए थे कि कैसे करना है आपको, तभी तो सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अराउंड समझ पाओगे। बताओ ये चीज क्लियर हुई? यस Yes सर। sir. सर। तो हमने आपको अभी बताया था कि सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अराउंड 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो होता है, उसी को फिशर प्रोजेक्शन से ऐसे बना दिया गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जितने भी सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है उनको 2 डिफरेंट स्केलेटन ही पॉसिबल है, 2 से ज्यादा नहीं होते, और वो ये हो जाएंगे। इतना कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करो। कर चुके हो? यस जल्दी सर। कॉपी करो। Yes sir. यस सर। ये हो चुका है तो बहुत बढ़िया। लिखिए, फिर से लिखिए जो हम बोल रहे हैं। देखो फिर से लिखना दोस्त, जितना बताए उतना ही लिखना। आप बोलोगे रिपीट कर रहे हो, हाँ जितना बोले उतना लिखो। लिखो 2 TWO2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर ऑब्जर्व। फिर से लिखिए वही, इतनी बार स्टेटमेंट बोलेंगे कि याद हो जाएगा।
Two optically active isomers are observed around single chiral carbon containing molecule. Two optically active isomers are observed around single chiral carbon containing molecule. Two optically active isomers are observed around single chiral carbon containing molecule. अब लिखिए इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट. These two isomers are, जो आपने लिखा है उस स्टेटमेंट के आगे लिखना है. These two isomers are non-superimposable mirror images to each other. These two isomers are non-superposable या non-superimposable. देखो दोनों चीजें लिख सकते हो. These two isomers are non-superimposable या non-superposable mirror images. These two isomers are non-superimposable या non-superposable mirror images to each other. These two isomers are non-superimposable mirror images to each other. They are known as enantiomer. They are known as enantiomer. अरे वो ऊपर वाला लिख लो भैया. These two isomers can be related as non-superimposable mirror images या non-superposable mirror images. वैसे non-superposable लिख लो, ज्यादा सही है. ठीक है भैया. Yes sir. These two, आवाज आ रही है हमारी? हेलो. Yes, sir. Yes sir. These two enantiomers are non-superimposable mirror images to each other. और नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए आप लोग. इसमें एक और चीज आपको बता रहे हैं. They are known as enantiomers. यही तो है ना भैया? They are known as enantiomers. लिखा आप लोग? अच्छा, enantiomers. ये ENA ये लिखना है आपको. enantiomers. ENANTIOMER. enantiomers. They are known as enantiomers. है ना? जैसे देखिए enantiomers. हमारी बात सुनो. हमने सपोज करो कोई मॉलिक्यूल ये लिख दिया जिसका फिशर प्रोजेक्शन ये है. जैसे हमने आपको बता दिया हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें लिखा है H, यहाँ पे लिखा है OH, यहाँ पे लिखा है भाई सपोज करो फ्लोरीन, यहाँ पे लिखा है ड्यूटीरियम. कोई बोले इसकी मिरर इमेज बनाओ. मिरर इमेज क्या बनाओगे दोस्त? क्या बनाओगे बच्चा? इसके सामने मिरर रखोगे ना, क्या आएगा? OH यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में, D यहाँ पे आ जाएगा, H आ जाएगा और F आ जाएगा यहाँ पे. जैसे जैसे हम बोर्ड के सामने खड़े हो गए. अब बोर्ड के सामने हमने ऐसे हाथ कर लिया तो इस बोर्ड अगर मिरर है तो मिरर में क्या दिखेगा? हमारा हैंड उसके नजदीक दिखेगा ना. तो OH वाला ग्रुप बोर्ड के नजदीक नहीं आएगा, मिरर के नजदीक. OH वाला यहाँ पे रहेगा. हमारा हैंड इधर वाला कहाँ दिखेगा? उसको दूर जाता हुआ दिखेगा. तो इधर है जैसे उधर वाला है. और जो हम वर्टिकली खड़े हुए हैं वो तो यहाँ भी उतनी डिस्टेंस पे था, अभी उतनी डिस्टेंस पे. ठीक है भैया? समझ में आ रहा है भैया? अगर लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर तुमने इसको बताया, अगर तुमने इस वाले स्ट्रक्चर को ये बोला कि सर ये S है, तो मिरर में पलट के क्या दिखेगा? वो आपको उल्टा दिखेगा. अगर क्लॉकवाइज है, सपोज करो क्लॉकवाइज है, तो मिरर में क्या दिखता है उसका? एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखता. तो अगर पहला वाला S कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा वाला R कॉन्फ़िगरेशन होगा. खुद भी निकाल सकते हो. अरे प्रायोरिटी 1 2 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गया और प्रायोरिटी 1 2 3 क्लॉकवाइज आ गया. SR. तो इसका मतलब मिरर के सामने जो मॉलिक्यूल होता है, अगर इसको आपने लेट इसको अज्यूम कर लिया कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, आपने लेट किया इसको पहले वाले को, तो पक्का ये क्या एम्फसाइज कर रहा है कि डेक्स्ट्रो की मिरर इमेज क्या होगी दोस्त? लेवो होगी. बताओ दोस्त, डेक्स्ट्रो की मिरर इमेज लेवो होगी. हमने इसको लेट किया है. लेट. अगर तुमने इसको लेट किया होता कि ये लेवो है, लेवो रोटेटरी, तो उसकी मिरर इमेज क्या होती है? डेक्स्ट्रो हो जाती. और ये तो पक्का पता है आपको कि ये अगर S है पहला वाला, तो S की मिरर इमेज R आ रही है. यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज भी आपको समझ में आ गई कि जो आपने फिशर प्रोजेक्शन देखा था ना, कभी R देखते थे कभी S देखते थे. R और S जो होते हैं, they can be related as mirror images to each other. बताओ दोस्त. और R की मिरर इमेजेस होती है.
एस की आर, आर की एस। बताओ भैया, कुछ समझ में आ रहा है Yes, ना फिशर का रोल? Yes, sir. Yes. Yes. हाँ चलिए समरी देखिए, इतना कॉपी कर लो जल्दी से। 3D में नहीं, हम 2D में ही बता रहे हैं, जल्दी करो, इतना कॉपी करो। ये एस का मिरर इमेज आर हो जाएगी। इतना कॉपी कर लिया दोस्त? अब Yes, मेरे भाई एक बात बताओ, ये दोनों मॉलिक्यूल सिंगल कारियल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास है। पक्का एक टेट्राहेड्रन बना रहा होगा, उसको डिफरेंट वे से देखा गया तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन बन गए, दोनों डिफरेंट हो गए। yes, और एक डेक्स्ट्रो होता है, एक लेवो होता है। यहाँ से ये प्रूव होता है कि सिंगल कारियल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अराउंड दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, और उन दोनों को हम लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बोलते हैं। और यही दोनों जो लिखा हुआ है, यही दोनों, इन दोनों को हम हाईलाइट कर रहे हैं, इन्हीं दोनों को बोलते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, या दे आर एनेंशियोमर्स। इन्हीं को बोलते हैं एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स का मतलब है नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस, इसके बारे में भी बता रहे हैं। नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस, है ना भैया? समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस। देखो पुरानी बुक्स देखोगे ना, पुरानी एडिशन, तो वहां पे नॉन सुपर इम्पोजेबल लिखा होता है, इम्पोजेबल। लेकिन अब जो इम वर्ड इज नो मोर यूज्ड यहाँ पे, क्योंकि इम वर्ड जनरली नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव इंडिकेट करता है। इम्पॉसिबल जैसे होता है, इम्प्रॉपर होता है, तो वो इम हटा दिया पहले। आई एम इम्पॉसिबल जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसको सुपरपोजेबल ही लिखते हैं। सुपरपोजेबल का क्या मतलब होता है? जैसे ये दोनों हैंड, अगर हमारे ये दोनों हैंड ऐसे, इन दोनों को ऐसे लेके आओ तो देखो सुपरपोज कर गया। ये थम के ऊपर है, सारी फिंगर्स के ऊपर है। लेकिन ये नहीं कहना चाहता कि किसी भी तरीके दो चीजों को सुपरपोज करो। ये कहना चाहता है कि अगर हमारा ये हैंड है, सपोज करिए, आप अपना खुद विजुअलाइज करो, ये हैंड है, सामने यहाँ पे मिरर लगा दो, सपोज करो ये मिरर है, तो यहाँ मिरर इमेज इसकी क्या बनेगी? ये हैंड बनेगा हमारा, है दोस्त? Yes. yes, भैया लेफ्ट हैंड का मिरर हमारा राइट बनेगा। तो उसने ये बोला है कि मॉलिक्यूल तो 2 डायमेंशन में देख रहे हो, तो 2 डायमेंशन में ही उसकी प्लेन मिरर बना लो। जैसे रुक जाओ, ये है 2D में ही इसका मिरर बनाओगे तो ये बनेगा? बताओ दोस्त। yes, sir. Yes, sir. अब उसने बोला है कि 2D में ही दोनों को ऐसे लेके आओ, पैरेलली, मतलब मूव करा के लेके आओ, तो दोनों क्या ओवरलैप कर जाएंगे? पलटना नहीं है तुमको। और पलटना ये होता है कि उसी प्लेन में ही चेंज कर सकते हो, उसी प्लेन में घुमा फिरा सकते हो। मतलब इसको ऐसे रोटेट कर, मतलब इसको ऐसे, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, हमारी बात सुनिएगा, जैसे ये इस मॉलिक्यूल को आप अज्यूम कर लो ये है, और इस मॉलिक्यूल को अज्यूम कर लो ये है, तो अलाउ ये होता है कि इन दोनों मॉलिक्यूल को अगर आप ऐसे लेके आ रहे हो, सुपरपोजेबल की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली सुपरपोजेबल थोड़ी है। फिंगर्स पे सुपरपोज भी नहीं कर रही है, एक तरह से सारी फिंगर्स का साइज अलग अलग है। और ये थंब जो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये थंब, ये भी तो सुपरपोज नहीं कर रहा है, दिख रहा है भैया? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर सुपरपोज कर जाता तो हम बोलते कि ये मॉलिक्यूल जो है वो सुपरपोजेबल मिरर इमेज बना रहा है। जब सुपरपोज नहीं करता है तो हम लोग बोलते हैं नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज बना रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर इसको ऐसे पलट दें और ऐसे लेके आए तो चिपक जाएगा। ये अलाउड नहीं होता, क्योंकि थ्योरी बना रहे हो ना, थ्योरी में कुछ कंडीशन तो लगाओगे। तुम बोलोगे नहीं हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, तो जाके पोलरिमीटर ट्यूब लेके बैठ जाओ फिर। तो थ्योरी में बताया जाता है कि भैया 2D में जो इमेज है उसका 2D में ही इमेज आएगा, उसको ऐसे शिफ्ट करके ऐसे पैरेलल लेके आओ, इस पे देखो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अलाउड क्या होता है कि 2D में जो इमेज बनी है उसको 2D में ही रोटेट कर सकते हो। ऐसे इसको प्लेन के बाहर रोटेट, मतलब रोटेशन ऐसा ना कर देना कि कोई भी एटम प्लेन के बाहर निकल जाए, ऐसे खड़ा हो जाए। रोटेशन उसी में कर सकते हो। ये देखो रोटेशन हो रहा है ना उसी प्लेन में। जैसे हम आपसे बोले कि ये हैंड हम ऐसे रोटेट करेंगे, जैसे हमारा ये लेफ्ट ये वाला हैंड देखो, इसको 90 पर रोटेट करेंगे ऐसे हो जाएगा, और 90 पर रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा। अब भी क्या सुपरपोज कर रहा है क्या इस पे, इस वाले पे, राइट वाले पे? नहीं कर रहा है ना।
No, sir. तो सुपरपोजेबल की जो कंडीशन होती है वो ये कंडीशन होती है कि जो आपने 2 डायमेंशन में मॉलिक्यूल बनाया हुआ है उसकी जो इमीडिएट मिरर इमेज है उन दोनों को पैरेलली ऐसे लेके आओ, पैरेलल लेके आओ। अगर सुपरपोज नहीं कर रहे हैं तो इस जो बना हुआ है उसको चाहो तो उसी प्लेन में रोटेट कर सकते हो, उसी प्लेन में। उसी प्लेन का मतलब है कि जैसे ये हमारा हैंड है उसी में ऐसे ऐसे घुमा के लेके आओ, इसको इधर घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाते रहो इसी में, है ना, टेढ़ा मेढ़ा जो भी करना है आपको। अगर उसी प्लेन में घुमाने के बाद वो उस पर रोटेट कर जाए तब भी हम लोग बोलेंगे सुपरपोजेबल है। लेकिन इस मॉलिक्यूल को तुम रोटेट कराओ जरा, ऐसे ऐसे रोटेट कराओ, देखो क्या कभी सुपरपोज कर रहा है? No, sir. sir. नो सर, कर रहा है क्या भैया? नहीं करेगा। No, नो sir. सर, नहीं करेगा। No, sir. बस ये मत कर देना, जैसे ये कॉपी का प्लेन है, ये मत कर देना कि इसको ऐसे खड़ा किया तुमने। कोई भी एटम प्लेन छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई बोले ऐसे वर्टिकल करेंगे फिर इधर पलट देंगे और ले जाएंगे इसे चिपका देंगे, ये करना ही नहीं है तुम्हें। बोलते हैं जो मॉलिक्यूल है उसी प्लेन में ही टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे कर दो, या ऐसे ऐसे करके उसको फिर ले जाके वहां पे देखो, अगर सुपरपोज कर रहा है तो बोलेंगे सुपरपोजेबल मिरर इमेज, और सुपरपोज नहीं कर रहा है तो नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज। और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस के, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पूरे केमिस्ट्री में इफ अ मॉलिक्यूल फॉर्म इट्स नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज, द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। लिखिए, रिजल्ट लिखिए, if a molecule form its, लिखो, if a molecule forms its non superposable mirror image, if a molecule forms its non superposable mirror image, अगर if a molecule forms its non superposable mirror image, it is said to be optically active, it is said to be optically active। समझ रहे हो भैया? अगर कोई भी मॉलिक्यूल नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा तो पक्का वो ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। क्लियर हो गया दोस्त इतना? आगे बताएं। यस सर। जैसे हमारा हैंड है ना ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, जो ऑप्टिकली एक्टिव होती है ना वो ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब जो चीज खुद ऑप्टिकली एक्टिव होती है वो किसी दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव चीज को तुरंत आइडेंटिफाई कर लेती है। जैसे लेफ्ट हैंड का ग्लोव होता है, आप लोग बाइक चलाते हो, स्कूटी जो भी चलाते हो, तो आप लेफ्ट हैंड का ग्लोव फिट करने की कोशिश करो राइट हैंड में, नहीं फिट होगा। मतलब ऐसे कीपिंग सेम फेस, मतलब फेस हाथ इधर ही रहे, ये नहीं कि इसको उल्टा उल्टा कुछ टेढ़ा मेढ़ा। लेफ्ट हैंड का ग्लोव राइट हैंड में फिट नहीं कर सकते क्योंकि ये हैंड ऑप्टिकली एक्टिव है। वैसे ही पूरे केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल होते हैं अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव वालों को तुरंत पहचान लेते हैं। ये रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। ये एक सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के 2 आइसोमर होते हैं, इनमें से एक आइसोमर का कुछ और काम होता है, दूसरे का कुछ और काम होता है। अभी बताते हैं आपको एक एक करके। ये समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ भैया, क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। लिखिए, लिखिए लिखिए, फिर एक पॉइंट लिखिए, फिर एक चीज लिखो, फिर एक आपको लगेगा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे लिए यार 11th में तुम लोग थोड़ा सा पढ़ लो बार बार वही चीज। लिखो, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर ऑब्जर्व्ड अराउंड सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। अब तो रट गया होगा, जल्दी से रट लो इसको। 2 लिखो भाई, इसको कॉपी में लिखना, इसके आगे हम फिर से नए तरीके कंटिन्यू करेंगे ना। लिखो, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, TWO2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स are observed around single chiral carbon containing molecule. 2 optically active isomers are observed around single chiral carbon containing molecule. 2 optically active isomers are observed around single chiral carbon containing molecule. हो गया भैया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। They are known as, अच्छा एक और चीज लिखो, they form non superimposable mirror images. They form non superimposable या non superposable mirror images. They form non superposable mirror images. ठीक है दोस्त? They form non superposable mirror images. They possess या they show, अरे लिखे, they form non superposable mirror images, है भैया? Yes, sir. अब लिखो, they show सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो लिख रहे हैं उतना लिख, मतलब जो बोल रहे हैं उतना लिखो। दे शो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
मतलब दे शो या दे एग्जिबिट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट। इनके एनेंशियोमर्स की बात कर रहे हैं, बहुत स्लाइटली डिफर करते हैं ये, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज लिखो। दे एग्जिबिट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम डाइपोल मोमेंट। लिखे भैया, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइपोल मोमेंट मत लिखो, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम डेंसिटी। लिखा दोस्त? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अरे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम डेंसिटी, ठीक है, एटसेट्रा। एटसेट्रा भी लिख लो, एटसेट्रा। ये एक मिनट एक रुक जाओ यार, थोड़ा सा मिस हो गया। पहले तो ये बताओ, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. उसी में एक और Yes, चीज yes, लिखना है, sir. लिखो लिखो, एक चीज और लिखनी है उसी में, सेम रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, जो सेम सेम वाले पॉइंट है उनमें एक और पॉइंट लिखना है, सेम रिएक्टिविटी टूवर्ड्स a chiral reagent, same reactivity towards a chiral reagents। सुनो, आपने क्या क्या लिखा? सेम मेल्टिंग पॉइंट लिखा होगा, सेम बॉइलिंग पॉइंट लिखा होगा, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम डेंसिटी लिखी होगी। और आपने फिर क्या लिखा इसमें? सेम रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एन अ कायरल रिएजेंट। ये लिखे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिखो, बट दे डिफर इन, कहां डिफर करते हैं? बट दे डिफर इन साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दे डिफर इन डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन या साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। They differ in direction of optical rotation of PPL. They differ in sign of optical rotation of PPL। लिखे भैया? Yes, sir. और भी लिखना है, and rate of reactivity, rate of reactivity, a rate of reaction towards chiral reagent। अभी एक एक एक्सप्लेन करते हैं दोस्त, इसलिए बताया था डिफिकल्ट होता, थोड़ा टाइम दो मेरे भाई। अच्छा पढ़ना चाहते हो तो टाइम दो, नहीं तो थोड़े पॉइंट्स तो ऐसे ही समझ जाते हैं। आपने क्या लिखा है कि जो एनेंशियोमर होते हैं उनके क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम डेंसिटी और सेम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ कायरल रिएजेंट। लेकिन दोस्त ये डिफर किस में करते हैं? ये साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल में डिफर करते हैं। अबे मिरर इमेजेस में तो एक क्लॉकवाइज करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, डायरेक्शन अलग हो गई। एक का अगर पॉजिटिव साइन लिया तो एक नेगेटिव साइन शो करेगा, डायरेक्शन अलग हो गई। तो इसमें डिफर करता हुआ लॉजिकल सा दिख रहा है, साइन ऑफ या डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट रोटेशन ऑफ पीपीएल कह रहा है, समझ रहे हो भैया? Yes. Yes, sir. और एक जगह और डिफर करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स कायरल रिएजेंट, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स कायरल रिएजेंट। यहाँ पे था, मतलब ये अकायरल रिएजेंट के लिए दोनों का रेट सेम होता था, डेक्स्ट्रो वाला भी सेम रेट से रिएक्शन करता था, लेवो वाला भी सेम रेट से रिएक्शन करता। रेट का मतलब होता है स्पीड, तो डेक्स्ट्रो वाला भी सेम स्पीड से रिएक्शन करता था अकायरल से, लेवो वाला भी सेम रिएक्शन से स्पीड करता था अकायरल से। लेकिन मेरे दोस्त अगर कायरल रिएजेंट ले लिया तो डेक्स्ट्रो वाला अलग रेट से रिएक्शन करेगा, लेवो वाला अलग रेट से रिएक्शन करेगा। ये कहना चाहते हैं, समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो? Yes, yes, sir. इसका मतलब है कि एनेंशियोमर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट। आप सोचो, जब आपको सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन बताए थे तो आपको बोला था हमने मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, सब कुछ अलग अलग बताया था आपको, पोलैरिटी अलग होती है। लेकिन दोस्त ये जो डेक्स्ट्रो और लेवो आइसोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स हैं, इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज कॉमन है। इवन इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है वो भी सेम है। अगर ये कोई बोले प्लस थीटा रोटेट कर रहा है, सपोज करो
हमने बोल दिया डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का मतलब है प्लस थीटा, है ना, डेक्स्ट्रो का मतलब है प्लस थीटा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इधर वाला क्या जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है वो भी सेम है इनमें, अमंग वेरियस सिमिलर प्रॉपर्टीज। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन भी सेम है, डिफर क्या कर रहा है, सिर्फ साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन डिफर कर रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स एक कायरल रिएजेंट, एक ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, उसके अराउंड रेट अलग अलग होते हैं। अगर आपको पूरे केमिस्ट्री में इन दो चीजों के अलावा डिफरेंस कुछ मिल जाए तो बताना हमको। सिमिलैरिटीज लोग कम ज्यादा लिख सकते हैं, डिफरेंस सिर्फ यही हो सकती है, यही दोनों डिफरेंस होते हैं एनेंशियोमर्स के केस में, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ में आ रहा है दोस्त? के बताओ बच्चा। यस Yes, sir. Yes, sir. फाइनली देखो, अब तुम्हें कुछ नहीं बचा इसमें जो आपको ना समझ में आया हो, या मतलब बता तो दिया, आप समझ गए होंगे। और फाइनली इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा जो आपको किसी बुक में दिखे और आपको लगे भाई ये छूट गया हमसे। सब कुछ कवर करा दिया आपको। क्या बोला हमने कि अगर सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है तो दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर मिलेंगे, दोनों का सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन थीटा, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कायरल रिएजेंट, ये होगा। सिर्फ ये डिफर करेंगे दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, डिफरेंट साइन या डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और किस में डिफर करेंगे कि जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस देखेंगे ये दोनों तो अलग अलग रेट से रिएक्शन करने जाएंगे। जैसे हमने भी आपको बोला था, कोई जो कायरल होता है वो कायरल को पहचान जाता है, तो अगर ये दोनों कायरल है डेक्स्ट्रो और लेवो, तो किसी तीसरे कायरल को देखेंगे जिनसे ये रिएक्शन कर सकते हैं, तो डेक्स्ट्रो वाला बोलेगा हम अलग रेट से करेंगे, लेवो वाला बोलेगा हम अलग रेट से करेंगे। लेकिन जब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव थे, उन्होंने किसी अकायरल रिएजेंट को देखा, अकायरल का मतलब है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उससे सेम रेट से रिएक्शन कर रहे थे। हमने अभी बोला था ना, ऑप्टिकली एक्टिव चीजें सेंसिटिव होती हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी लेफ्ट हैंड का ग्लोब आप राइट हैंड में फिट नहीं कर सकते, तो वो सेंसिटिव, जैसे ऑप्टिकल एक्टिव पहचान लेगा वो। तो भैया ये डेक्स्ट्रो वाला किसी ऑप्टिकली एक्टिव से अलग रेट से रिएक्शन करता है, लेवो वाला अलग रेट से रिएक्शन करता है। तुम बोलोगे ऐसा क्या है सर? हमारी बात सुनिए। जैसे आपको पता होगा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं। अल्कोहल जैसे एसिटिक एसिड और एथेनॉल ले लो तो ईस्टर बनता है। वैसे कोई सपोज करो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। हेलो, आवाज आ रही भैया हमारी? Yes, sir. Yes, sir. और कोई सपोज करिए हमारे पास अल्कोहल है, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उन्हीं में आप देख सकते हो इस चीज को। अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं एनेंशियोमर्स, आप समझ गए दोस्त? अभी वो बता रहे हैं, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? यस सर। Yes, sir. आप जब एनेंशियोमर्स देख चुके हो, अच्छा एक बात बताओ, जो एनेंशियोमर दोनों होते हैं क्या वो खुद ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? एनेंशियोमर्स अबे खुद तो ऑप्टिकली सर एक्टिव होते हैं, होंगे तभी तो सर, उनका, होंगे। तभी तो थीटा थीटा आया है उनका ऑप्टिकल रोटेशन। अब एक चीज Yes, sir. लिखिए, हाँ लिखिए, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है ये पढ़ो। रेसिमिक मिक्सचर देखिए, लिखो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, ये equimolar mixture of dextro and levo isomer, equimolar mixture of dextro and levo isomer is said to form racemic mixture. Equimolar mixture of dextro and levo isomer is said to form racemic mixture. Equimolar mixture of dextro and levo isomer is said to form racemic mixture. समझ में आ गया भैया? यस सर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर दोनों के इक्वल मोल्स हैं तो इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसको भी कह सकते हैं। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उसके नीचे लिखिए रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव इन नेचर ड्यू टू
racemic mixtures are optically inactive in nature due to external compensation. Racemic mixtures are optically inactive in nature due to external compensation. बताओ भैया, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes. Yes. हम ये बोल रहे हैं कि racemic mixture क्या होते हैं. अच्छा, हमने बोला है इक्विमोलर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर. तो अभी आपने जो मिरर इमेजेस बनाई थी, जैसे ये बनाया था, मान लो ये +50 डिग्री का रोटेशन कर रहा है, +50 डिग्री का, तो इसकी मिरर इमेज जो बनाओगे -50 का रोटेशन करेगी. तो भैया अगर इन दोनों को बताओ दोस्त, Yes, sir. Yes, sir. तो एक बीकर में डेक्स्ट्रो रखा है, एक बीकर में लेवो रखा है, दोनों को मिला दो. तो जब दोनों को मिला दोगे एक बीकर में, तो क्या होगा, ये +50 वाला -50 वाले को कैंसिल कर देगा. इक्विमोलर लेने Yes, का sir. पर्पस ये है कि एक मॉलिक्यूल अगर 50 कर रहा है, दूसरा वाला -50. तो रैस्मिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव आएंगे दोस्त, पक्का. Yes, sir. Yes, sir. एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल अलग अलग है ना, एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे. क्लियर हो गया दोस्त रैस्मिक मिक्सचर के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त. आप लिखिए, लिखिए जरा, रिजोल्यूशन या रिजॉल्व करना, रेजोल्यूशन ऑफ रैस्मिक मिक्सचर. हेडिंग लिखिए, रेजोल्यूशन ऑफ रैस्मिक मिक्सचर. डेफिनेशंस है, कुछ टर्म्स हैं, आपको बता रहे हैं. रिजॉल्व करना, जैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हो वैसे ही रेजोल्यूशन ऑफ रैस्मिक मिक्सचर. रेजोल्यूशन ऑफ रैस्मिक मिक्सचर आगे बताए दोस्त. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिखिए, सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर. सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर. Separation of dextro and levo isomer. Separation of dextro and levo isomer from a racemic mixture. Separation of dextro and levo isomer from a racemic mixture is known as resolution. Separation of dextro and levo isomer from a racemic mixture is known as resolution. समझ गए भैया? सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर फ्रॉम अ रैस्मिक मिक्सचर इज नोन एज रिजोल्यूशन. अब हमारी बात सुनो. कोई बोले अच्छा सर, ठीक है, कैसे करेंगे? देखो भाई, हम आपको बता रहे थे ना कि ऑप्टिकल एक्टिविटी थोड़ी सी, हम इतना रुक के क्यों बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि डिफिकल्ट चीज है. लास्ट क्लास में बेसिक जब शुरू किए थे, भले ही 1 ही घंटा पढ़ाए थे आपको, लेकिन बताया था हमने कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जल्दी भूलता है. देखो, एक तरीका होता है सिंपल सा बता देना, एक तरीका होता है कि IIT JEE के हर लेवल के क्वेश्चंस करने का आपको आइडिया होना चाहिए. उस तरीके बता रहे हैं, और बार बार रुक के आपको टोक रहे हैं कि अगर आपने प्रीवियस क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी तो आज वाली में प्रॉब्लम होगी, अगर दोनों आज वाली में नहीं पढ़ोगे, प्रीवियस वाले में नहीं पढ़ोगे, तो आगे और प्रॉब्लम होगी. ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरे आइसोमरिज्म का, इवन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है. डिफिकल्ट नहीं होता है, ये लैक ऑफ रिवीजन, जो प्रैक्टिस नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं. आज अभी पढ़ेंगे नहीं घर पे लोग जाके, फिर अगली क्लास में उनको समझ में नहीं आएगा, फिर वो शॉर्टकट खोजते हैं. एक्चुअली जब वो होश में आते हैं तो उनको लगता है कोई हमको बता दे, तो कोई उनको बता देता है तो बोलते हैं अरे ये तो एकदम बहुत बढ़िया है. वो ये नहीं देखते कि भाई वो कभी अपना टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं, फिर उनको उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, इधर उधर खोजना पड़ता है. कहीं भी रहोगे तो भैया आपको एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे. देखो दोस्त, कोई बोले रिजॉल्व कैसे करोगे? अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है कि डेक्स्ट्रो और लेवो आइसोमर जो होते हैं, इनमें बस 2 ही चीजें डिफर करती हैं. वो दोनों चीजें होती क्या है? उनका साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन होता है, और दूसरी चीज क्या होती है? डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स किसी कायरल रिएजेंट, कायरल रिएजेंट. ठीक है दोस्त? तो आप Yes, sir. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबसे तो अलग कर ही नहीं सकते. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी होता है कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं, they can never be separated by using fractional distillation technique. अलग से कहीं पे लिख लो, वहीं पे अभी उसकी जरूरत पड़ेगी आगे. जहां भी आपके पास स्पेस है, एनेंशियोमर्स लिखे थे या कहीं भी लिखे थे, यहीं पे लिख लो.
एनंशियोमर्स, एनंशियो में ई है पहले, आई नहीं है। एनंशियोमर्स कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक और एनी डिस्टिलेशन टेक्निक। बाकी हर मॉलिक्यूल हो सकता है डिफर कर, बताते हैं अभी आपको। लिखिए, एनंशियोमर्स कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। एनंशियोमर्स कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। हो गया भैया? फ्रैक्शनल Yes, sir. एनंशियोमर्स कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। कोई बोले सर डिस्टिलेशन टेक्निक क्या होती है? डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड होता है जिनमें दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें स्लाइट डिफरेंस भी है बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में अगर थोड़ा सा भी दो मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस है, दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से ये आइसोलेट किए जा सकते हैं। तो एनंशियोमर्स क्यों नहीं डिस्टिलेट किए जा सकते, या एनंशियोमर्स अलग अलग क्यों नहीं किए जा सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से? क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम होते हैं। समझ में आ रहा है भैया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से हम एनंशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के एग्जैक्टली सेम बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। यस सर। रसमिक मिक्सचर पे आते हैं, रसमिक मिक्सचर पे आते हैं। कोई बोले सर हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमारे पास रसमिक मिक्सचर है, मतलब इक्विमोलर डेक्स्ट्रो और लेवो है। तो उसके लिए हम तुम्हें पहले ये बताते हैं कि आप कोई अल्कोहल ले लो। अल्कोहल जानते हो भैया? जैसे कोई अल्कोहल हमने ले लिया, ये ROH, और यहाँ पे ले लिया हमने सपोज करो कोई H, और यहाँ पे ले लिया D। तो ये कायरल अल्कोहल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है कि नहीं है? यस सर। है ना भैया? Yes, sir. और हमने क्या किया, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ऐसे ले लिया कि R, और यहाँ पे लगा दिया हमने सपोज करो CH, और यहाँ पे लगा दिया D, कोई D क्या कुछ RH भी हो सकता है, और ये हो गया COOH। ये ले लिया हमने। रुकिएगा अभी, लिखिएगा नहीं, लिखना नहीं। इसमें हमने क्या बोला है कि इक्विमोलर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो ले लिया। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो, इसमें दोनों है, डेक्स्ट्रो एंड लेवो दोनों है इसमें। और इसमें क्या ले लिया हमने, कायरल तो ये भी है, लेकिन इसमें क्या लिया हमने, ऑप्टिकली प्योर ले लिया। कोई बोले सर ऑप्टिकली प्योर से क्या कहना चाहते हो? ऑप्टिकली प्योर का मतलब ये होता है कि इसके जो डेक्स्ट्रो और लेवो आइसोमर है उनमें से सिर्फ एक लिया हुआ है, या तो इधर डेक्स्ट्रो है और लेवो है। आप समझे ऑप्टिकली प्योर का क्या मतलब है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. हम ये बोलना चाहते हैं कि दुनिया जानती है कि भाई अल्कोहल जब रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो ईस्टर बनाता है। ईस्टर बनाता है, वेल नोन फैक्ट है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, मीडियम ले लो। हमने क्या बोला कि ये ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल था और ऑप्टिकली प्योर एसिड था। एसिड ऑप्टिकली प्योर है, मतलब इधर डेक्स्ट्रो और लेवो। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक रसमिक मिक्सचर है जिनमें ये रोटेशन है। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस और माइनस, अरे डेक्स्ट्रो और लेवो का हमने एक ही साथ बना दिया। एक ही राउंड, एक ही साइज के हैं दोनों, ठीक है ना भैया? यही तो Yes, बोल रहे हैं रसमिक मिक्सचर, Yes, एक ही साइज के हैं दोनों। Yes, sir. कोई बोले ये जो ऑप्टिकली प्योर है ये क्या है? ऑप्टिकली प्योर वाला से ऐसे ही हमने बोल दिया, से हमने ले लिया, मान लो डेक्स्ट्रो, मान लेते हैं डेक्स्ट्रो ले लिया इसको, और बड़ा सा डेक्स्ट्रो ले लिया। कोई बोले ये बड़ा सा क्यों ले रहे हो? जिससे तुमको समझ में आ जाए। हमने इसको मान लिया लेट ये डेक्स्ट्रो है, मान लेते हैं। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो जो अल्कोहल वाला डेक्स्ट्रो है इसके वाले डेक्स्ट्रो से रिएक्शन करेगा तो एक ईस्टर बनाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बहुत बड़ा सा आएगा। कुछ समझ में आ रहा है भैया? Yes. Yes, sir. और जब अल्कोहल वाला लेवो है इस वाले डेक्स्ट्रो से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा लेकिन एक छोटा सा पॉजिटिव बनाएगा। Yes, sir. नहीं बनाएगा दोस्त? Yes, मतलब sir. हमने इसका Yes, बड़ा sir. साइन लिखा हुआ है, इसका छोटा लिखा है, तो साइन के हिसाब से वो माइनस वाला खत्म हो जाएगा, प्लस वाला बचा रह जाएगा, छोटा सा है ना। ये तो बनेगा भैया, दो ईस्टर बनेंगे। Yes. Yes, sir. दो ईस्टर बनेंगे।
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास के ईस्टर बनेंगे। लेकिन मेरे भाई अल्कोहल पहले क्या होता था, डेक्स्ट्रो और लेवो इक्विमोलर मिक्सचर था। ये था डेक्स्ट्रो और ये था लेवो, डेक्स्ट्रो और लेवो इक्विमोलर मिक्सचर। और ये हमने अज्यूम कर लिया था, जो एसिड है आपका वो आपने अज्यूम कर लिया कि ये डेक्स्ट्रो है। तो मेरे दोस्त जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे ईस्टर बनेगा, तो एक ईस्टर बनेगा ये वाला जो कि डेक्स्ट्रो विद वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, और दूसरा ईस्टर बनेगा डेक्स्ट्रो विद लो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो एक ईस्टर ये बनेगा, ईस्टर दो बनेंगे भैया, ईस्टर विद वेरी हाई, एक ईस्टर ये बनेगा ईस्टर विद वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। और दूसरा वाला ईस्टर क्या बनेगा दोस्त, ईस्टर विद वेरी लो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, कोई बोले सर ये दोनों ईस्टर के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास होंगे, लेकिन भैया ये दोनों एनेंशियोमर नहीं है ना, तो भाई दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन डिफर कर गए। एनेंशियोमर के सेम बॉइलिंग पॉइंट होते थे, लेकिन जब ये दोनों एनेंशियोमर ही नहीं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफर नहीं कर जाएंगे। इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से आइसोलेट किया जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर एक बना हुआ है विद वेरी लो वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। अबे समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। Yes, sir. Yes. वेरी लो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। इतना कॉपी करिए, थोड़ा सा एक अजीब सा गंदा सा लिखा है इधर, लेकिन आप याद कर लो, इसको लिख लो, मतलब कॉपी में छोटे वाले के लिए लिखना, एक ईस्टर बनेगा विद वेरी लो वैल्यू ऑफ या वेरी लो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ये लास्ट में जो लिख रहा है। दोस्त ये मत फील करो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये सोचो कि तुमसे कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं आगे। रेजोल्यूशन के लिए हमने क्या बोला है कि एक अल्कोहल ले लिया जो कि डेक्स्ट्रो और लेवो इक्विमोलर मिक्सचर था, उसकी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करा दी जो डेक्स्ट्रो है। तो भैया ईस्टर जो बनेगा, डेक्स्ट्रो वाला डेक्स्ट्रो से रिएक्शन करेगा तो एक ईस्टर बनेगा जो बहुत ज्यादा ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा होगा क्लॉकवाइज ही, और ये जब माइनस वाला इससे करेगा तो मान लेते हैं एक प्लस बच गया, तो डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। इसका मतलब ईस्टर दो बनेंगे, और दो बनेंगे तो दोनों ईस्टर्स को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे। एनेंशियोमर्स होते थे जिनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, बाकी दुनिया में किसी के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होते हैं, बाकी सारे आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। तो वो जो दो आइसोमर बनेंगे ईस्टर 1 और ईस्टर 2, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे, क्योंकि ऑल्दो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन कहाँ पे इसमें लिखा हुआ है भैया कि दोनों के सेम बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो सिर्फ एनेंशियोमर्स के केस में होते हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो, Yes. Yes, sir. अब तुमने ये बना लिया होगा, इतना कॉपी कर लिया, जब कॉपी कर लो तो बताओ, कॉपी कर लो तो बताओ। अरे भाई कॉपी कर लेना तो बताना। तो कर रहे हैं सर। एक कर लो, कॉपी कर लो। हम आपको रेसमिक मिक्सचर को रिजॉल्व करना बता रहे हैं। रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है दोस्त कि डेक्स्ट्रो और लेवो आइसोमर को कैसे अलग अलग करोगे। तो डेक्स्ट्रो और लेवो आइसोमर को अलग करने का तरीका ये होता है कि जो आपका रेसमिक मिक्सचर है उसको किसी ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड से रिएक्शन करा दो। ऑप्टिकली प्योर भाई डेक्स्ट्रो और लेवो है तो ये तो अलग हो नहीं सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से भी अलग नहीं हो सकते। तो भैया किसी ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड से ला के रिएक्शन करा दो, तो रिएक्शन कराने के बाद ईस्टर बनेंगे दो, अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करोगे, और उन दोनों ईस्टर्स में अगर आप देखोगे तो एक बहुत हाई मैग्नीट्यूड का बनेगा, एक बहुत लो मैग्नीट्यूड का बनेगा। उन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग कर सकते हैं। और जो ईस्टर बनता है ना मेरे भाई, उसकी हाइड्रोलिसिस कर लेना, हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से आपको मिल जाएगा वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कर लिया सर चलो कॉपी। अब चलिए, यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? बताओ दोस्त। Yes, sir. यस सर। अब सुनिए सुनिए, इन दोनों ईस्टर्स की आप हाइड्रोलिसिस करो। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करने पे फिर से आपको अल्कोहल और एसिड मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये कर सकते हैं कि these two esters formed, लिखो वहीं पे अपनी कॉपी में लिखिए, these two esters formed can be separated by using fractional distillation technique. These two esters formed can be separated by using fractional distillation technique. ठीक है भैया? These two esters formed can be separated by using fractional distillation technique or distillation technique. These two Yes, sir. esters formed can be separated by using fractional distillation technique और distillation technique. इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और आपको पता है फिर इन सबको ले जाके अलग अलग इनकी मान लो इस बड़े वाले ईस्टर की हाइड्रोलिसिस किया तुमने, तो बड़े वाले ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे तो डेक्स्ट्रो वाला एसिड मिलेगा और डेक्स्ट्रो वाला ही अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बड़े वाले का कैसे हुआ था? अरे डेक्स्ट्रो के कॉम्बिनेशन से था ना। Yes, sir. हेलो, समझ में आ रहा है भैया? Yes. Yes, sir. बड़े वाले ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे, बड़े वाले ईस्टर की हाइड्रोलिसिस, तो आपको ये डेक्स्ट्रो वाला एसिड मिलेगा, डेक्स्ट्रो वाला अल्कोहल मिलेगा, और ये दोनों एंटायरली डिफरेंट मॉलिक्यूल है, वो अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे, आइसोमर भी नहीं है। और जब छोटे वाले ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे जिसका ऑप्टिकल रोटेशन कम है, तो उसके केस में एसिड तो यही मिलेगा लेकिन अल्कोहल लेबोरेटरी वाला मिलेगा, और वो दोनों एसिड का अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर मास है, इसका अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, वो अलग अलग हो जाएंगे। पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ एक मेथड होता है, ओनली केमिकल मेथड अवेलेबल, ओनली केमिकल मेथड अवेलेबल टू रिजॉल्व रेसमिक मिक्सचर, और वो ये मेथड है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब कोई बोले हम मतलब जो लोग भागना चाहते हो ना कि हम इससे निकल जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटीज को, वो कुछ नहीं कर सकते, तुमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। जो लोग ऐसे लेजी टाइप के होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ओनली प्रैक्टिकल मेथड अवेलेबल टू रिजॉल्व रेसमिक मिक्सचर, ओनली केमिकल मेथड अवेलेबल टू रिजॉल्व रेसमिक मिक्सचर, वो यही होता है। ठीक है दोस्त? Yes, चलो sir. ये खत्म हो गया। अब हमारी बात सुन लो, हम वाइंड अप कर रहे हैं सिंगल कैरल कार्बन को। आप लोगों ने क्या समझा उसे देखिए। Two optically active isomers are observed around single chiral carbon containing molecule. These two isomers can be related as non-superposable mirror images. These two isomers are identical in melting point, boiling point, refractive index, है ना? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास तो होता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, सेम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ कायरल रिएजेंट, ये सेम होते हैं, बट दे डिफर इन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कायरल रिएजेंट एंड साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ये समझ में आ गया आप लोगों को पूरी कहानी? Yes, sir. सिंगल Yes, कैरल yes, कार्बन sir. कंटेनिंग है, Yes, sir. इसके अलावा कुछ भी नहीं होता सिंगल कैरल कार्बन कंटेनिंग में। ये लास्ट बार हम बोल रहे हैं इसको, 4-5 लाइन में सब कंसोलिडेट करके बता रहे हैं। सिंगल कैरल कार्बन का कंटेनिंग कंपाउंड खत्म। थोड़ा अटेंटिव होके बैठो, जिन लोगों को ये सारी चीजें आ रहे सारे इसमें भी दिक्कत थी, वो भी अगर इतना ही रट लोगे तो बहुत हो जाएगा, अगर रट लिया किसी ने तो। ये लास्ट स्टेटमेंट देखें, 2 optically active isomers are observed around single chiral carbon containing molecule. These 2 optically active isomers are said to form non-superposable mirror images, or these non-superposable mirror images are also known as enantiomers. These enantiomers are identical in melting point, boiling point, refractive index, magnitude of optical rotation, reactivity towards a chiral reagent, ये identical होते हैं, but they differ in reactivity towards chiral reagent and sign of optical rotation of plane polarized light, sign या direction। बस ये हो गया, ये लास्ट में जितनी लाइनें बोली है ना, ये पिछले 1 आवर में जो पढ़ा रहे हैं उसका सम है ये। समझ गए दोस्त? अभी किसी को डाउट, कुछ प्रूफ इसमें कुछ पूछना हो तो समरी समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया दोस्त, सिंगल कैरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल फिनिश हो गया है। हम एक काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं। सिंगल कैरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो गया। कोई बोले सर मोर देन 1 कैरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा? तो हमारी बात सुनिए, पहले सिंगल कैरल पर ही देख लीजिए। जैसे हम आपसे बोलते हैं
कि भाई हमारे पास ये लिखा है मतलब आप ये बताओ CH3CHOH या CH3CH, हाँ ठीक है, OH और F, बताओ ये कायरल कार्बन है इसमें कोई? Yes, sir. है ना कायरल कार्बन, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. अरे ये Yes, वाला sir. कार्बन को कायरल कार्बन बोलोगे? Yes. अब एक Yes. काम Yes. करिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपके पास एक एल्केन है, मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए किसी एल्केन में जिससे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने लगे या कार्बन का कायरल कार्बन अपीयर हो जाए? लिखो, Sir, 2. फाइंड फाइंड minimum number of carbon atom present in an alkane. Find minimum number of carbon atom present in an alkane. alkane की बात कर रहे हैं, रुक जाओ बेटा. Find minimum number of carbon atom present in an alkane in order to exhibit optical isomerism. Find minimum number of carbon atom present in an alkane. Find a minimum number of carbon atom present in an alkane in order to exhibit optical isomerism. Find minimum number of carbon present in an alkane in order to exhibit optical isomerism. इंटीजर में क्वेश्चन बन सकता है कि किसी एल्केन में कितने कार्बन, अच्छा अरे और एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए जिससे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने लगे? तो कुल मिला के ये पूछा है कि कायरल कार्बन कब बना सकता है कोई भी एल्केन, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, ये पूछ रहे हैं हम। 7. अच्छा, कई लोग बता रहे हो, तो भैया एक कार्बन से आप एक H लगा दो, दूसरा वाला क्या करोगे, एक बार मान लो तुमने CH3 लगा दिया, अब क्या लगा सकते हो? अब CH3 नहीं, अब आपको CH2 CH3 लगाना पड़ेगा। कोई बोले अभी 3 ही वैलेंसी हुई है, तो एक कार्बन पे एक काम करो, CH2 CH2 और CH3 लगा दो। अब देखो मिडिल वाला कार्बन कायरल कार्बन बन गया। तो इसका मतलब किसी एल्केन से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसके अंदर कायरल कार्बन आ जाए या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने लगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन यही होंगे जो लिखे हुए हैं। इससे ज्यादा वाले कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर किसी एल्केन पे तुमने कंडीशन लगा दी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करनी है और जितना कार्बन कम से कम ले सकते हो वो करके दिखाओ, कि यही कार्बन आएगा। 7 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है भैया, यही क्वेश्चन था हमारा। Yes. क्लियर हो गया दोस्त? Yes, sir. Yes, कुछ sir. समझ में आ गया? बहुत अच्छे दोस्त। एल्केन हम बार बार बोल रहे थे एल्केन, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे बना सकते हैं। बताओ भैया, अगर हम आपसे पूछें, लिखिए, लिखो जरा, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल? क्वेश्चन लिखो भैया, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल? स्टीरियो, I say स्टीरियो आइसोमर्स are possible. How many stereoisomers are possible for following molecules? How many stereoisomers are possible for following molecules? Following molecules. लिखें भैया, how many stereoisomers are possible for following molecules? बहुत प्यारा दोस्त। आपसे हम पूछ रहे हैं ये CH3 whole twice C2H2, चलो बताओ भाई, C2D2F2 स्टीरियो आइसोमर पूछा है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पे ही ना पिल जाना। अरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो स्टीरियो आइसोमर होते हैं, सिस ट्रांस नहीं बताते हो? Yes, sir. लोग अरे पहला वाला सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन क्यों नहीं बना दे रहे हो बे? एक कंसंट्रेशन दिख नहीं रहा इसमें? CH3 का होल ट्वाइस है, C2H2 है,
जब स्टीरियो आइसोमर हम आपसे पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं बता रहे हो मेरे भाई? हेलो, नहीं बताओगे? बना रहे सर, बना रहे। बना अच्छा, तो बनाओ। अरे पहले वाले के सिस और ट्रांस टू ब्यूटीन बनेंगे ना, सी डबल बॉन्ड सी और एक बार CH3 ऊपर नीचे कर दो, ऐसे ही तो सिस टू ब्यूटीन बन जाएगा। और एक बार इसी का ट्रांस टू ब्यूटीन बना दो। कोई बोले ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, अरे सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन थोड़ी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, अबे वो तो प्लेनर है। Yes, sir. या इनमें देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला क्या है? एक दिन इसके बनाए थे तुम लोग, दो बने। स्टीरियो आइसोमर्स। देखो इसके बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन उनमें गलतियां भी हैं। जैसे कोई बोले सर सी के हम एक ही तरफ दोनों डी लगा देंगे और सी के दोनों एक ही तरफ एच लगा देंगे, तो ये थोड़ी होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो बेकार है अगर एक ही तरफ लगा दोगे। लेकिन दोस्त इसी में और भी हो सकता है कि सी डबल बॉन्ड सी और एक बार इधर पे एच इधर पे डी ऐसे कर दे, एक बार इधर पे एच इधर पे डी, ये सिस हो सकता है। Yes, जैसे ऊपर वैसे इसी का ट्रांस भी तो बन सकता है, ट्रांस वाला भी तो बना सकते हो स्टीरियो आइसोमर्स। तो हम तो स्टीरियो आइसोमर पूछ रहे हैं, तो स्टीरियो ही बनाना, ये सब ना बना देना और कोई। क्वेश्चन नंबर 1 के भी आ गए 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के भी आ गए 2 स्टीरियो आइसोमर्स। अरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में तो स्टीरियो आइसोमर होते हैं, बाकी वाले बताओ दो। स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ज्योमेट्रिकल या सिर्फ ऑप्टिकल या दोनों, या ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल या दोनों? जल्दी करो भैया। ले यार तुम लोग भाई बहुत परेशान करते हैं। तो फोर्थ वाले में तो सर 4 बनेंगे। अच्छा, सर दो होंगे। सर 2 होंगे सर फोर्थ में। यस सर। ये बताओ फर्स्ट का हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नो सर, फर्स्ट हो गया। सेकंड के भी 2, तीसरे वाले के सर दो। 0। सर 0। कायरल कार्बन नहीं है ना, कायरल ज्योमेट्रिकल है। अरे कार्बन नहीं सिंगल है। कायरल कार्बन है भैया, एक ही कार्बन है वहां पे। जैसे CH2FCl लिख दिया तो 2 H सेम हो गए ना, कुछ बेकार है वो। लेकिन फोर्थ वाला देखोगे तो सर कायरल 2 कार्बन हो होगा। गया। सर 2 एक कार्बन के साथ H भी लगा है, D भी लगा है, F भी लगा है, Cl भी लगा है, इसका मतलब ये वाला कार्बन तो कायरल कार्बन हो गया। मेरे दोस्त समझ पा रहे हो तुम लोग कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हो गए 2, वो दोनों सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 के हो गए 2, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एकदम शो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 के हो गए 0 0, 3 वाले के 0, 4 वाले के हो गए 2 क्योंकि वो कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अराउंड। अभी तो बताया था 2 ऑप्टिकल, Yes, 2 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बहुत प्यारा दोस्त। सर फिफ्थ वाले में भी 2 ही आएंगे। फिफ्थ वाले में क्या बताओगे? इसमें 4 आ फिफ्थ में तुम लोगों को बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, इधर ज्योमेट्रिकल भी शो हो रहा है, उधर कायरल भी है। तो मेरे Yes, दोस्त sir. एक बात बताओ, एक बात तो बताओ। कोई बोले हम सर सिस बनाएंगे, लो तो हमने तुम्हारी खुशी के लिए हमने सिस सिस बना दिया, इधर भी सिस इधर भी सिस, मतलब एच बना दिया, यहाँ पे बना दिया डी। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये कायरल कार्बन है और कोई बोले ये कायरल कार्बन नहीं दिख रहा तुम्हें? yes, ये कार्बन कायरल कार्बन है मेरे भाई, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी ये हो गई पूरी, एक वैलेंसी H से सेटिस्फाई है, एक वैलेंसी D से सेटिस्फाई है और एक वैलेंसी OH से सेटिस्फाई है, तो ये कायरल कार्बन हो गया। तो ये कभी डेक्स्ट्रो भी हो सकता है कभी लेवो भी हो सकता है, नहीं हो सकता भैया? yes, सर।
तो मेरे भाई मान लेते हैं एक बार ये हो गया डेक्स्ट्रो, तो कोई बोले सर ये जो सिस एल्कीन आपने बनाई है इसी में लेवो भी तो पॉसिबल है कि नहीं बच्चा? Yes, sir. Yes. ये हो जाएगा लेवो इस पोजीशन पे, पूरा नहीं लिख रहा है हम डेक्स्ट्रो लेवो। कोई बोले सर जैसे सिस में आपने डेक्स्ट्रो लेवो बनाया वैसे ट्रांस एल्कीन बना के नहीं डेक्स्ट्रो लेवो कर सकते? Yes. अरे एच यहाँ पे कर दो, एच यहाँ पे कर दो, इधर पे डेक्स्ट्रो लगा देना तो अलग प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ पे डी लगा देना, और वैसे ही लास्ट केस क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेवो कर देना, एल ऐसे लेवो, इधर पे एच लगा देना। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे पहचाने जा रहे हैं? Yes, sir. Yes. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ऑप्टिकल में भी हमने सिर्फ सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल पढ़ाया है, आगे वाले स्मूथ होंगे अगर ये समझ रहे हो तो। ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए, क्योंकि उसमें सिंगल कायरल कार्बन भी है और ये ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल वाला कायरल कार्बन से क्लब हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 2 मतलब कुल मिला के 4 हो जाएंगे प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा 4, 4 का आंसर आया था 2, 3 का आंसर आया था 0, इसका 2, इसका 2। इतने क्वेश्चन समझ गए? 6 वाला हम बताएं कि तुम बताओगे? सर ट्राई कर रहे हैं सर एक सेकंड। Sir, try कर। 6 वाले में भी एक ध्यान रखना, ये कायरल है, कायरल, ये देख लो यहाँ पे, आएगा था सर। Yes, sir. कायरल है, कायरल। ठीक है, जल्दी करो। सर इसका भी 4 आएगा। इसका भी 4 बता रहे हैं ये, और लोगों को बताने दो, तब तक तुम एक बार क्रॉस चेक कर लो। सर 4 ही है शायद से इसमें भी। अच्छा, और लोगों को बताने दो, तब तक देख लो तुम। चार ही ऐसे 4 आ रहे हैं सर, 4 आ रहे हैं। 4 are. चलो बताते हैं अभी। सर इसमें क्या सर 16 हो सकता है क्या सर? ये लड़का बहुत प्यारा, बताओ दोस्त कैसे बताया अभी? चलो अच्छा सुनो, जो लोग 4 बता रहे हो वो बहुत सही बता रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या अभी तक एक्चुअली आगे वाला सोचा नहीं उन्होंने, जितना हमने पढ़ाया उतने पे सोचे हो, जो कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि बाकी लोग तो वो भी नहीं बता पा रहे हो। हमने आपको बोला कायरल कार्बन देख लो, बस ये कार्बन कायरल दिख रहा है, जरा इस कार्बन के बारे में सोच के देखो, इसकी एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो रही है, इसकी एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई, ये वाला कार्बन भी कायरल है, Yes, sir. ये वाला कार्बन तो भी ये भी कायरल है, कायरल है, ये भी। ये वाला कायरल भी कार्बन है। Yes, sir. सर 2 पर 4 आ जाएगा। नहीं तो तुमने पढ़ा हुआ है ना, सबने थोड़ी पढ़ा हुआ है। तो दोस्त क्या है कि बाकी लोग रुक जाओ, है ना दोस्त? वैसे इसके 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आएंगे, तुम लोग इसको छोड़ दो ना 6 वाला। भैया जो लोग ट्राई कर रहे हो वो इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि हमने अभी सिंगल कायरल कार्बन ही पढ़ाया है, मल्टीपल कायरल कार्बन की तो हेडिंग भी नहीं लिखवाई हमने। तो इसको देख के आपको लगेगा कि भाई मल्टीपल कायरल कार्बन हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कायरल कार्बन आ गए। ठीक है भैया, कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? सर इसमें बच्चा? ज्योमेट्रिक बनेंगे क्या सर? बनेंगे, सब कंसिडर करना पड़ेगा। अरे समझ गए दोस्त? सर तब 32 बनेगा। नहीं उतना ही आएगा। अरे बताओ दोस्त बाकी लोग। यस सर समझ गए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक एग्जांपल ये बताओ हमको, इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे? अरे यहाँ पे लगा दो D, यहाँ पे लगा दो F। क्या ये कायरल है? हमें बताओ कितने आइसोमर आएंगे, कितने पॉसिबल है? हमारी बात सुनिए, 7th में नहीं बनी वैसे, कायरल नहीं है। कायरल नहीं है ये, कोई कार्बन कायरल के लिए होने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। कोई बोले सर एक फ्लोरीन है, एक ड्यूटीरियम है, इधर आओ, इधर आओगे बोलेगा ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इधर आओ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये तो सेम आ रहा है, कायरल नहीं है ना भैया ये? यस No. सर नहीं है सर, Yes, कायरल sir. नहीं। Yes. तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन दूसरे वाले में जैसे आओगे, एक F हो गया, एक D हो गया,
इधर आओगे तो आपको एल्कीन मिल गई, इधर आओगे तो एल्केन मिल गया। तो जैसे ही आगे बढ़ रहे हो दोनों डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं, तो ये वाला कायरल आएगा, स्टार लगाओगे उस पे। Yes, sir. Yes. पहला वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके जीरो आएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स हमने पूछे थे, 0 स्टीरियो आइसोमर्स। अरे ये कंपाउंड तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन इसके स्टीरियो आइसोमर 0 आएंगे और इसके 2 आ जाएंगे। बताओ भैया ऑनलाइन वाले, कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. अच्छा ठीक है, अब हेडिंग लिखिए। चलिए फिर से सुन लो, हमारी बात सुन लो एक बार, फिर से समराइज करा दे रहे हैं जिससे कि हम फिर हेडिंग लिखवा दें। लिखिए, अब आप लोग को हम एक बार समराइज करा रहे हैं, चुपचाप बैठ के देखो हमारी बात सुनो। हमने ये बोला था अभी, जो समराइज करा रहे हैं उसको देखो। हमने बोला था 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर ऑब्जर्व्ड अराउंड सिंगल chiral carbon containing molecule. These 2 optically active isomers are known as enantiomers. They are said to form non-superposable mirror images. They are identical in melting point, boiling point, refractive index, reactivity towards a chiral reagent, etc. But they differ in they differ in sign of optical rotation of PPL, और वो डिफर इसमें भी करते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ कायरल रिएजेंट। सिर्फ इतने में डिफर करते हैं। नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस आपको बता दिया था हमने। ये हो गया सिंगल chiral कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अराउंड, और ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हेडिंग लिखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, लिखो बे, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड more than 1 chiral carbon containing molecule. Optical activity around more than 1 chiral carbon containing molecule. Optical activity around more than 1 chiral carbon containing molecule. समझ गए भैया? हेलो। Optical activity around more than 1 chiral carbon containing molecule. अब मेरे दोस्त एक बात सुनो हमारी, हमने बोला था फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ज्यादा से ज्यादा यही 2 क्लासेस आपकी, मतलब एक और ये सेकंड वाली ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली, उसके बाद हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, 1 घंटे में। तो नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कायरल कार्बन वाले आप समझ रहे हो ना, हमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, बेसिक्स बताने पड़ते हैं। ठीक है भैया, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, छुट्टी है आपकी। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।